नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब भी मस्त और व्यस्त होंगे। चलिए समय न लेते हुए जल्द से शुरू करते हैं आपकी क्लास। विजय ग्लोबल स्टडीज एक जाना माना प्लेटफॉर्म है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूपीपी एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। आप सबको ये जान करके खुशी होगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए इस पे नंबर दिए गए हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ेंगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं। और ये दोनों नंबर 9721 878903 और 790 5790 742, ये दोनों नंबर जो हैं, ये दोनों नंबर डेडिकेटेड है 24 आवर। कभी भी आप इस पे कोई भी सहयोग ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इससे जुड़ सकते हैं। इस पर भी वो सारी चीजें मिलेंगी आपको, फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे, क्विज और ज्वाइन तो हो ही सकते हैं, है ना। और इसके साथ आपको ये जो मेरा ऐप डेवलप हुआ है अभी इस पे लगातार हम काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं आप उम्मीद नहीं किए होंगे आप सभी के लिए। तो ये जो मेरा ऐप डेवलप हुआ है इसको आप विजय ग्लोबल स्टडीज प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे डाउनलोड करने के बाद वो सारी चीजें आपको अपने ऐप पर मिलेंगी। ये देखिए, जब हमारा ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, स्कैन करके भी कर सकते हैं और उसके बाद जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। डाउनलोड करने का तरीका आप सबको मालूम होगा, ऑलरेडी आपने अब बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड किया है ना। तो इसलिए इसको आप करिए, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। अब चलते हैं सीधा, समय ना लेते हुए साइंस की क्लास पर। आपका साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और सीधा सीधा बात करते हैं कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। किसी राशि के मापन के निर्देश को, कोई राशि कैसे मापना है, उसके जो निर्देश हैं, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, उसको जो फॉलो करते हैं, उस स्टैंडर्ड को वो मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक। इसी को यूनिट भी बोला जाता है, यूनिट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, इसके अलावा 3 विकल्प और रहेंगे। तो आप जब इसको देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी बता पाएंगे। एक देखिए, ईच एंड एवरी लाइन हैव ए क्वेश्चन, है ना। आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर लाइन के लिए आपके पास क्वेश्चन बनेगा और अगर ध्यान से देखेंगे तो वो हर क्वेश्चन का उत्तर भी उसी में समाहित होगा। तो ये देखिए, इसमें आपको मात्रक का पता चल गया। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं या यूनिट कहते हैं। अच्छा, अब पूछा जा सकता है कि यूनिट कितने प्रकार की होती है? यूनिट आपको बताना है कि यूनिट 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल मतलब मूल मात्रक, और उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो कि निर्देश मानक के आधार पर तय किए गए हैं, और व्युत्पन्न मात्रक उन्हीं मूल मात्रकों के सहयोग से तैयार होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा मात्रक होता है? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, यहां शब्द पे आप जाइए, एक एक शब्द का जो अगर ध्यान से सुनेंगे, मूल का मतलब होता है फंडामेंटल, और व्युत्पन्न, हाँ, व्युत्पन्न उसी से उत्पन्न। देखिए, जब आप डिराइव करते हैं कोई चीज ना, तो वो जो है आपका व्युत्पन्न कहलाती है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल मात्रक में मूल मात्रकों की जो देखिए एसआई पद्धति है,
इस पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है 5, 3, 7, 4। तो आप इस लाइन को अगर पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप उत्तर दे देंगे कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। अब आते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना। अब इसके बाद दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? पारसेक। ठीक है। पारसेक का इस्तेमाल कहां होता है? खगोलीय दूरियों के मापन में। अब देखिए क्या है, सामान्य तौर पे तो आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि अगर आपको नापना है तो आप अभी सेंटीमीटर पढ़े हैं, मिलीमीटर पढ़े हैं, डेसीमीटर पढ़े हैं, है ना। उसके बाद मीटर पढ़े हैं, किलोमीटर पढ़े हैं। तो ये क्या है? ये एक दायरा जिनका होता है, निश्चित दायरे की दूरियों को नापने के लिए इन सब का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बहुत बड़ी दूरी है, जैसे किसी ग्रह से किसी दूसरे ग्रह की दूरी कितनी है, तो वो सब पारसेक में तय किया जाता है। ये आपको डायरेक्ट यही याद रखना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, खगोलीय दूरियों को नापने के लिए किस मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये देखिए पारसेक। क्या है? पारसेक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, समय न लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच एंड एवरी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सबसे पूछा जाता है। बल्कि सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। यह आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मापन मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे कि डाइन। और एसआई पद्धति में इसी का मात्रक न्यूटन है। आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए सीजीएस में आपको लिखना है डाइन, और एसआई पद्धति में लिखना है न्यूटन। न्यूटन से आप परिचित होंगे। इसके बाद एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, बल का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। आप इसको समझते रहेंगे और हमेशा जानते रहिए कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है ये भी पूछा जाता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। ये आपको याद रखना है। अगर जरा सा भी मिस करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो इसी में फेरफार कर देता है, 9.36 कर देगा, 9.68 कर देगा, आप मिस कर जाएंगे। इसलिए इसको बार बार मेमोराइज करिएगा लिख करके। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे उनको तो ऑलरेडी ये दिमाग में होगा कि एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, लिख के, पढ़ के, रट के, चाहे जैसे। अगला है एक पारसेक। देखिए पारसेक भी दूरी मापने का इकाई है और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। दोनों में फर्क है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। फिर से आप लोग देखिए, 3.08 इंटू 10
रेज पावर 16 मीटर। ये आपके प्रकाश वर्ष पारसेक की वैल्यू है। उसके बाद आता 1 जूल। 1 जूल को अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे, वो ये भी क्वेश्चन बनता है। 1 जूल बराबर होता है 10 घाते 5 डाइन, 10 घाते 3 डाइन, 10 घाते 2 डाइन, 10 घाते 4 डाइन। तो अब आपको जब मालूम रहेगा तब आप बता सकेंगे कि 1 जूल बराबर 10 घाते 5 डाइन। ऐसे ही जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने को आता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। उसमें भी आपको जब जानकारी रहेगी तभी सही बताएंगे। 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग। इसको बार बार लिखिएगा तभी मेमोराइज होगा, है ना। अगले पे चलते हैं। गति। गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। अब गति क्या है? गति में बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। जैसे कोई चीज जब अपने मूल स्थान से किसी वस्तु में परिवर्तन होगा तो वो ये माना जाएगा कि वो वस्तु गति कर रही है। मूल स्थान का मतलब मान लीजिए कोई एक जगह है ए, यहां से कोई वस्तु यहां पे है और ये यहां से किसी भी दिशा में जा सकती है, और जरा सा भी जितना भी मूवमेंट हुआ और जिस दिशा में हुआ वो उसकी क्या होगी? गति होगी, है ना। अब गति से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पे एक एक स्टेप में देखेंगे। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि। अदिश राशि का ऐसे विवेचन कर लेते हैं। अधन दिश। अधन दिश मतलब कि जिसमें दिशा नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है या जिसको व्यक्त करने में दिशा की जरूरत नहीं होती है ना, जिसमें दिशा न हो, वो अदिश हो गई। तो अब इतने से आप पूरा कंक्लूजन लेंगे कि वो भौतिक राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो और दिशा की जरूरत नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि देखिए बहुत सारा है। जैसे द्रव्यमान है, जैसे बता दिया गया कि आपका जैसे घी है 5 किलो है, तो अब 5 किलो घी में दिशा की तो जरूरत है नहीं, वो 5 किलो बता दिया, वो पर्याप्त है ना। उसके बाद जैसे गाड़ी की चाल है ना, गाड़ी जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब ये इसमें जरूरत नहीं है किस दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है। आयतन है, किसी का आयतन मान लीजिए 6 घन मीटर है। अब 6 घन मीटर है तो इसमें दिशा की कोई जरूरत ही नहीं है ना। कार्य है, समय है, जैसे मान लीजिए 10 बज रहे हैं, तो अब 10 बजने में दिशा की क्या जरूरत है? नहीं है। ऊर्जा है ना, जैसे जूल में कोई ऊर्जा है 5 जूल 6 जूल, तो वहां भी दिशा की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा अगर बह रही है, बोला गया कि 10 एम्पियर बह रही है, तो 10 एम्पियर में भी विद्युत धारा की जरूरत नहीं है। हाँ, और जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि बड़ी गर्मी है, टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें कहीं ये नहीं सिद्ध होता कि इसमें दिशा की जरूरत है ना। ऐसे ही दाब, कहीं पे दाब पड़ रहा है ना, तो वो भी अदिश राशि है, ठीक है ना। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा होती है, वो भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा होंगी उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। अब सदिश राशि में आपको याद करना होगा, वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, ये सब सदिश राशियां हैं। देखिए वेग, कोई वेग होगा तो किसी दिशा में होगा, इसलिए जो सदिश राशियां होती है ना उनके ऊपर वेक्टर लगाया जाता है ऐसे। ये मतलब क्या है कि ये सदिश राशियां हैं। तो आप जब भी लिखेंगे लिख देंगे कि ये जैसे वेग है, विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है
ए पे कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने पे इसमें जो चेंजेस होगा, है ना, तो क्या होगा, इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और उसको व्यक्त करने के लिए वेक्टर की जरूरत होगी, इसलिए ये सदिश राशि है। ऐसे ही त्वरण क्या है, त्वरण भी बल की दिशा में विस्थापन है समय के सापेक्ष, है ना। बल क्या है, बल भी जैसे एकांक क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल है उस पे जो दाब लग रहा है उसके परिमाण को बल कहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशियां हैं। एक बार फिर से देखते हैं सदिश और अदिश, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती, वे अदिश राशियां हैं। जैसे द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है, विद्युत धारा है, ताप है और दाब है, ये अदिश राशियां हैं। इसके विपरीत जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। सदिश राशियों में जैसे वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है। जैसे बल आप लगाएंगे तो किसी दिशा में लगाएंगे, इसको आप मतलब कोई भी चीज आप पढ़ते हो, सुनते हो ना, तो उसको पिक्चराइज करिए। जैसे बल बिना दिशा के तो लग नहीं सकता, है ना। बल की दिशा में विस्थापन होना या ना होना यह तय नहीं है। अगर बल की दिशा में विस्थापन हो गया, इसका मतलब वहां पे कार्य हो गया, हाँ। और बल की दिशा में विस्थापन नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब वहां पे कार्य नहीं हुआ, लेकिन बल लगा और जिधर भी बल लगा निश्चित तौर पे उसकी एक दिशा होगी, है ना। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, त्वरण किसे कहते हैं, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वस्तु के ताप परिवर्तन की दर को, वस्तु के दाब परिवर्तन की दर को। तो आप याद रखेंगे वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब अगली चीज आती है, कोई प्रक्षेप्य है, प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य जिसे फेंका जाता है। हिंदी इसका जान लीजिए सरल शब्दों में, प्रक्षेप्य क्या होता है, जिसे फेंका जा सके, जिसे फेंका जा सके उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप। शुद्ध हिंदी शब्द है ना। इसी ढंग से आप हिंदी में पढ़े होंगे प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र और अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र और अस्त्र। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र जिसको फेंका जा सके, कहां से, हाथ से फेंका जा सके, वो प्रक्षेपास्त्र होता है। सॉरी, हाथ से जरूरी नहीं, और अस्त्र जो है हाथ में लेके चलाया जाता है ना। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसको क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की दिशा की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, उसको आपको फेंकना है, तो ये इसका जो क्षैतिज है, क्षैतिज से सीधे सीधे 45 डिग्री पे जब आप फेंकेंगे तो वो ज्यादा दूरी तक जाएगा, है ना। अधिकतम दूरी तक किसी भी प्रक्षेप्य को फेंकना है तो फेंकने के लिए जरूरी है कि उसको धरातल से 35 डिग्री के कोण पे फेंका जाए, तो वो अधिकतम दूरी पर जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है इस पे, अगर कोई भी वस्तु या प्रक्षेप्य को हमें अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। हाँ, तो आप इसमें जवाब देंगे क्या,
45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करेंगे तो वो हमारा प्रक्षेप अधिकतम दूरी तक जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। न्यूटन ने गति विषयक तमाम नियम दिए थे। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, न्यूटन के दिमाग में एक बात आई कि आखिर ये फल जो है, पहली बार उनके दिमाग में आया कि ये मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ के नीचे वो बैठे थे, तो ऊपर से एक सेब का फल गिरा, तो उन्हें दिमाग में आया कि बार बार फल नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है ना। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी और तमाम गति विषयक नियम दिए, और उसमें उनके 3 नियम मुख्य हैं। तो उस पर देखिए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी इन सारी चीजों के लिए, और उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। न्यूटन के द्वारा गति के विषय पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो आप लिखेंगे न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति विषयक नियम प्रतिपादित किया था, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपिया है। और ये प्रिंसिपिया जो है उन्होंने 1687 में 1687 में ये अपनी पुस्तक लिखी थी। अब देखिए, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन ने जो गति के विषय में नियम दिया उसको प्रथम नियम कहा जाता है, या गैलीलियो का नियम कहा जाता है, या जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसका क्या नियम, ये नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी या रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है या रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। फिलहाल इतना डीप में आपको बहुत जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना जानिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो आप बताएंगे कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले दाब को बल कहते हैं। जब किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग किसे कहते हैं, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। ठीक है, तो आप इसको यहां पे ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। वही हमने शॉर्ट में कर दिया। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। क्या, न्यूटन सेकेंड। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। अब आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण और गुरुत्व केंद्र, इससे संबंधित जो खास चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी। बल आघूर्ण और गुरुत्व केंद्र पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि में अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत काम करता है। इसके क्वेश्चन पे सीधा ये जितनी लाइन उठाई गई है सीधा क्वेश्चन पे जुड़ी है,
इसमें आपसे पूछा जा सकता है कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आप लिखेंगे अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरे ढंग से घुमा के पूछ सकता है दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, एक अपकेंद्रीय बल होता है, एक अभिकेंद्रीय बल होता है। दोनों से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य हैं, तो एक एक करके जानते रहेंगे, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, है ना। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आपको कपड़ा सुखाने की मशीन काम करती है और दूध से मक्खन निकालने की मशीन काम करती है। दूसरा है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। क्या बल आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी अक्ष के परितः कोई एक पिंड को फोर्सली घुमाया जाए। जैसे आपने देखा होगा वो चलता है चरखी, आपने देखा होगा चरखी में एक यहाँ पे जो है बड़ा सा हैंडल लगा होता है और वो हैंडल को ऐसे बैल खींचता है, तो ये इससे जो है गन्ने की पेराई होती थी, अब तो वो चला गया, लेकिन ये बल आघूर्ण का सिद्धांत है। बल आघूर्ण का ही सिद्धांत है। देखिए आपका जो दरवाजा खुलता है बंद होता है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, ये जो दो कब्जे लगे होते हैं, कब्जे में ही आपका जो फाटक है वो अक्ष के परितः बल लगाकर घुमाया जाता है, तो वो बल आघूर्ण का उदाहरण है। आप सरौता देखे होंगे, सरौता से जो सुपारी काटी जाती है उसमें देखिए ये क्या है, आपका यहाँ पे सरौता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक केंद्र के परितः, ये इसका केंद्र है, इसको ऐसे दबाया जा रहा है ना, तो ये क्या है, बल आघूर्ण का उदाहरण है। ऐसे किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं गुरुत्व केंद्र को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है? जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। हाँ, किसी भी वस्तु का वह केंद्र जहां पे वस्तु का समस्त भार कार्य करे वह उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है ना। अब ऐसे देखिए इस पे एक बहुत बढ़िया वो आता है, जैसे बनारस में एक मंदिर है, टेढ़ा है,